किराए का घर, एक नई शुरुआत की उम्मीद, एक अस्थायी ठिकाना। लेकिन क्या हो अगर आपका यह अस्थायी ठिकाना किसी और का स्थायी निवास बन जाए, किसी ऐसी शक्ति का जो इस दुनिया से जा चुकी है लेकिन आपकी जिंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहे। यह कहानी मेरे उसी अनुभव की सच्चाई है। एक रेंटेड फ्लैट में एक ऐसी आत्मा के साथ रहने की कहानी जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, मुझे उन अनदेखी शक्तियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया जिन्हें मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि मेरे 3 साल के उस भयानक अनुभव का हर एक सिहरन भरा पल है जो आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देता है। अब जब मैं आपको उस भूतिया फ्लैट की हर एक डरावनी सच्चाई का सिलसिलेवार विवरण देने जा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप भी उस डर की गहराई को महसूस करें जो धीरे धीरे चुपचाप मेरे अंदर समाता चला गया था, एक ठंडी अनजानी लहर की तरह जो हर पल मेरे साथ थी। एक शांत एकांत जगह ढूंढ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अगर आपके पास हेडफोन हैं तो उन्हें पहन लीजिए। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और अपनी कल्पना में उस फ्लैट के हर एक कमरे को महसूस कीजिए। उसकी दीवारों में दबी अनकही कहानियों और दर्द भरी यादों की कल्पना कीजिए और उस अजीब से भारी डर की कल्पना कीजिए जो हर कोने में पसरा हुआ था, एक ऐसा डर जो आपकी रूह को जमा देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस भूतिया फ्लैट की सच्चाई के अंधेरे और गहरे कुएं में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको रात भर सोने नहीं देगी। मेरा नाम मीरा है और मैं बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। कुछ साल पहले जब मैंने अपने करियर की शुरुआत ही की थी और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, मैंने शहर के एक अपेक्षाकृत शांत और हरे भरे इलाके में एक 2 बेडरूम का नया फ्लैट किराए पर लिया था। फ्लैट एक नई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था और उसकी लोकेशन मेरे ऑफिस के पास होने की वजह से मुझे बहुत पसंद आया था, जिससे मेरा रोज़ का ट्रैवल काफ़ी कम हो गया था। फ्लैट के मालिक एक बुजुर्ग कपल थे, मिस्टर और मिसेस रेड्डी, जो शहर से बाहर अपने बेटे के साथ रहते थे और कभी कभार ही बेंगलोर आते थे। जब मैं पहली बार फ्लैट में आई तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत लग रहा था। फ्लैट नया पेंट किया हुआ और साफ सुथरा था और उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियों से अच्छी रोशनी आती थी, जिससे दिन में घर हमेशा उजाले से भरा रहता था। मैंने धीरे धीरे अपने सामान को व्यवस्थित किया और जल्द ही उस जगह को अपना पहला असली घर मानने लगी, जहां मैं अपनी मर्जी से रह सकती थी। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद मुझे फ्लैट में कुछ अजीब और न्योबेसनी में चीज़ें महसूस होने लगी। कभी कभी रात में जब सब कुछ शांत होता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर धीरे धीरे घूम रहा हो। स्विंग से जैसे किसी के पैरों की दबी हुई आहट सुनाई देती थी। दरवाजे की हैंडल अपने आप बिना किसी कारण के हिलती हुई दिखती थी, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी और सभी खिड़कियां बंद रहती थीं। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत लाइट ऑन की और पूरे कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ मैं अकेली थी। मैंने इन सब अजीब और डरावनी बातों के बारे में अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को बताया। प्रिया थोड़ी अंधविश्वासी थी और उसने मेरी बातें सुनकर चिंता जताई। उसने मुझे सलाह दी कि मैं एक बार किसी अच्छे पंडित जी से मिलकर अपनी परेशानी बताऊं और उनसे कोई उपाय पूछूं। मैंने उसकी बात को शुरू में तो मजाक में उड़ा दिया, यह कहकर कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी बुरी तरह से डर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद फ्लैट में एक और अजीब और भयानक घटना हुई। मैं दोपहर में किचन में चाय बना रही थी और अचानक किचन के काउंटर पर रखे सारे बर्तन जोर से बिना किसी कारण के हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें एक एक करके हिला रही हो। कुछ बर्तन तो नीचे गिरकर टूट भी गए। मैं बुरी तरह डरकर चीख पड़ी और किचन से भागकर अपने कमरे में चली गई और पूरे दिन दरवाज़ा अंदर से बंद करके वहीं बैठी रही, डर के मारे कांपती रही। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मैंने आखिरकार फैसला कर लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे इस फ्लैट के बारे में सच्चाई जाननी ही होगी, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। मैंने हिम्मत करके फ्लैट के मालिक मिस्टर रेड्डी को फ़ोन किया
और उनसे फ्लैट के इतिहास के बारे में पूछा। यह जानने की कोशिश की कि क्या इस फ्लैट में पहले कभी कुछ अजीब या बुरा हुआ था। शुरू में तो उन्होंने टालने की कोशिश की, उनकी आवाज़ में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। लेकिन जब मैंने जोर दिया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुझे एक दुखद कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में पहले एक जवान लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत खुशमिजाज, जिंदा दिल और एक प्रतिभाशाली आर्टिस्ट थी। लेकिन कुछ महीने पहले उसने अचानक बिना किसी को बताए इसी फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत का कारण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। ये भयानक सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या मीरा की बेचैन आत्मा अभी भी इस फ्लैट में भटक रही थी? क्या ये सारी अजीब और डरावनी घटनाएं उसी की वजह से हो रही थी? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी? मेरे दिमाग में सवालों का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। मैंने मिस्टर रेड्डी से कहा कि मैं अब एक पल भी इस फ्लैट में नहीं रह सकती। उन्होंने मेरी हालत समझी और मुझे जल्द ही दूसरा फ्लैट ढूंढने में हर संभव मदद करने का वादा किया। उन्होंने मुझे कुछ दिन अपने गेस्ट हाउस में रहने का सुझाव दिया, जब तक कि मुझे कोई और जगह नहीं मिल जाती। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण थे। फ्लैट में हर पल मुझे मीरा की दुखद और बेचैन मौजूदगी का एहसास होता था। रातें और भी ज़्यादा डरावनी होती थीं। मुझे अक्सर उसके धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई देती थी और ऐसा लगता था जैसे वो मेरे आसपास ही है और मुझसे कुछ कहना चाहती है, अपनी अधूरी कहानी बताना चाहती है। अगले दिन उस सपने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे मीरा की आत्मा को शांति दिलाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मैंने इंटरनेट पर आत्माओं को शांति दिलाने के तरीकों के बारे में विस्तार से पढ़ा और फिर एक अनुभवी पंडित जी से मिली जो इस तरह के मामलों को सुलझाने में माहिर थे। पंडित जी ने मेरी पूरी कहानी ध्यान से सुनी और कहा कि मीरा की आत्मा शायद किसी बहुत ही दुखद और अचानक मौत की वजह से इस फ्लैट से बुरी तरह से जुड़ी हुई है और उसे शांति और मुक्ति की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने मुझे कुछ विशेष पूजा और विधि करने की सलाह दी जिसमें कुछ दिन लग सकते थे। मैंने पंडित जी के बताए अनुसार सब कुछ श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। मैंने फ्लैट में एक विस्तृत शांति पाठ करवाया जिसमें कई घंटे लगे और मीरा की आत्मा की शांति और सद्गति के लिए पूरे मन से प्रार्थना की। मैंने पंडित जी के कहे अनुसार कुछ दान पुण्य भी किया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ वैसा ही रहा, कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे फ्लैट में वो अजीब और डरावनी घटनाएं कम होने लगी। रात में आने वाली फुसफुसाहटें और रोने की आवाज़ें पूरी तरह से बंद हो गईं और वो हमेशा बना रहने वाला डरावना और बेचैन एहसास भी धीरे धीरे कम हो गया, जैसे किसी ने उस फ्लैट से एक भारी बोझ हटा दिया हो। एक रात जब मैं गेस्ट हाउस में सो रही थी, मैंने फिर से मीरा का सपना देखा। इस बार वो बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांत और सुकून भरी मुस्कान थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आखिरकार उसे शांति और मुक्ति मिल गई हो। उसके बाद से उस फ्लैट में कभी कोई अजीब या डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन उस भूतिया रेंटेड फ्लैट में रहने का वो भयानक और अविश्वसनीय अनुभव मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। उस घटना ने मुझे यह सिखाया कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हम अपनी आधुनिक विज्ञान की सोच के साथ आसानी से विश्वास नहीं करते, लेकिन वो सच होता है। और कभी कभी जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो भी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास ही रहते हैं, अपनी अधूरी कहानियों और बेचैन आत्माओं के साथ, सिर्फ एक हमारी मदद और थोड़ी सी करुणा की उम्मीद में। क्या आपको भी कभी अपने आसपास किसी अनदेखी रहस्यमयी शक्ति का एहसास हुआ है? अगर आपको रेंटेड फ्लैट्स और उनमें छिपी अनकही डरावनी कहानियों के बारे में और गहराई से जानना है तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ हम ऐसी ही और भी सच्ची भूतिया कहानियाँ और रहस्यमयी रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से शेयर करते हैं। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जुड़िए और डर के इस अनजाने रहस्यमय सफ़र का हिस्सा बनिए। अगर आपको रेंटेड फ्लैट में आत्मा की यह सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली और अविश्वसनीय कहानियाँ सुनना चाहते हैं स्विंगर, तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए
और घंटी भी बजा दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई भयानक और रहस्यमयी कहानी आपसे मिस ना हो। आपका साथ हमें और भी ऐसी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है।